सो इट स्टार्टेड। तो आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है। और ये थर्ड लेक्चर है। और मतलब हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट हो गया है 3 लेक्चर, आज थर्ड लेक्चर है। जिस सीरीज़ का नाम है रिवर्स इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी पे जा रहे हैं और जेई मेंस को कवर कर रहे हैं, जेई मेंस 2026। एंड जो जेई मतलब 2027 टारगेट कर रहे हैं उनका तो ये सिलेबस चल रहा होगा, तो उनका रिवीजन हो जाएगा। और जेई 2026 कुछ महीनों में है, तो उनके लिए ये एज अ रिवीजन बहुत सही है, ठीक है। तो आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस के लेवल फ्रॉम जेई मेंस टू जेई एडवांस, ठीक है। फ्रॉम जेई मेंस टू जेई एडवांस लेवल है, ठीक है। तो जेई मेंस के एक लेवल अप हम लोग जाएंगे, तभी जेई मेंस में जो आएगा वो ईजिली बना पाएंगे। तो धीरे धीरे लेवल राइज होगा। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। होप सो स्क्रीन शेयरिंग हो रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, a small mass m is pulled to the top of a frictionless fixed half cylinder of radius r by a cord that passes over the top of the cylinder, ठीक है। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग द मास एट कॉन्स्टेंट स्पीड फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द हाफ सिलेंडर। सो द क्वेश्चन टेल कि एक मतलब मैं बनाता हूँ डायग्राम कि एक हाफ सिलेंडर है, ठीक है। एक हाफ सिलेंडर है, होप सो ये डायग्राम में यहाँ पे हो वो हाफ सिलेंडर बनाने का ऑप्शन। हाफ सिलेंडर हाफ सिलेंडर नहीं है, ठीक है, मैं बना देता हूँ। तो एक हाफ सिलेंडर है, ठीक है। और यहाँ से बॉल को लेके जाया जा रहा है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है, वो है कि फाइंड द वर्क डन मूविंग द मास एट कॉन्स्टेंट स्पीड। कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब कि यहाँ पे अगर फोर्स एफ से उसको पुल किया गया, तो अगर यहाँ पे यू स्पीड से ये स्टार्ट किया मूव करना, तो ये एट टॉप पहुँच के भी इसका स्पीड जो है जो बॉल का वो यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक वर्क एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा इसमें, ठीक है। WET का क्वेश्चन है, तो सिंपल सा के मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना है। तो यू इनिशियल और यू फाइनल सेम है, यू इनिशियल एंड यू फाइनल इज सेम। तो डेल के क्या होगा, डेल के इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, यही लगा रहे हैं हम लोग। सो आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो F लग रहा है, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये 2 फोर्स लग रहा है, ठीक है। और कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा। अगर फ्रिक्शन लगता तो इस तरफ फ्रिक्शन लगता, तो जब ये ऊपर जाता तो ये डिस्क लेफ्ट की तरफ मूव करता, वो सेंटर ऑफ मास की पार्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फ्रिक्शन लेस है, तो ये ब्लॉक जो कार्ट है वो मूव नहीं करेगा, सिर्फ बॉल को सिंपल सा फोर्स एफ से एक स्ट्रिंग की मदद से ऊपर को लेके जाया जा रहा है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। 2 फोर्स लग रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जब हम लोग जब बॉल जो है वो टॉप पे पहुंच जाएगा, तब कितना वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है। तो जब टॉप पे पहुंचेगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, टॉप पे पहुंचेगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा माइनस में mgr, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू mgr, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है। बस वो इक्वेशन जो है ना उसको रिवाइज करवा रहा था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m oscillates along a semicircular path ACB inside a fixed smooth spherical cell of radius r and it is released from point A, ठीक है। If at any instant kinetic energy of the particle is k, then the force applied by the particle on the cell at this instant is, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक सिंपल सा हम लोग बना लेते हैं डायग्राम। क्या बोल रहा है, तो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे है और बोल रहा है कि एट एनी मतलब कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो कि यहाँ से रिलीज़ किया गया आफ्टर मेकिंग एंगल थीटा, ये यहाँ पे आता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे एट एनी पॉइंट उसका काइनेटिक एनर्जी के दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि वो ऊपर से जब थीटा एंगल नीचे आ रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी के हो जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग काइनेटिक एनर्जी अब हम लोग फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा,
ठीक है, ये आर पता है हमें, ये थीटा पता है, के हम लोग आर और थीटा के टर्म में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, ठीक है। या मतलब कि अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, के फाइनल प्लस यू फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो के इनिशियल तो 0 है, तो यू इनिशियल क्या है, एम जी आर, के फाइनल के बोला जा रहा है, और यू फाइनल जो है वो क्या है, यू फाइनल जो है इसको हम लोग बेस लाइन मान रहे हैं, तो ये आर साइन थीटा लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस में आर साइन थीटा, तो आर वन माइनस में साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से के निकालते हैं, के का वैल्यू आ रहा है एम जी आर साइन थीटा, ठीक है। तो के का वैल्यू हम लोग सबसे पहले थीटा एंड इन टर्म्स ऑफ आर एंड इन टर्म्स ऑफ एम निकाल लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, द फोर्स अप्लाइड बाय द पार्टिकल ऑन द सेल एट दिस इंस्टेंट इज, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड बाय पार्टिकल ऑन द सेल, ठीक है। तो अगर हम लोग इधर थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखते हैं, तो देखो नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो ये एम जी साइन थीटा होगा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये एम जी साइन थीटा, ठीक है, ये एम जी साइन थीटा। और जो नेट फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरफ लगेगा, एफ नेट, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक इक्वेशन, एफ नेट माइनस में एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब देखो एम वी स्क्वायर, अब हम लोग सबसे पहले हमें पता है कि एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई 2 एम जी आर साइन थीटा है, ठीक है। एम वी स्क्वायर बाई 2 काइनेटिक एनर्जी क्या था, एम जी आर साइन थीटा, तो एम वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम जी आर साइन थीटा, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम जी आर साइन थीटा, 2 एम जी आर साइन थीटा। तो वहाँ से हम लोग एफ नेट क्या लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, एंड एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम जी आर साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, अगर करेंगे तो ये आर कट जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 2 एम जी साइन थीटा, और ये 2 एम जी साइन थीटा और ये माइनस एम जी साइन थीटा उस साइड जाएगा तो प्लस एम जी साइन थीटा। तो एफ नेट का वैल्यू आता है 3 एम जी साइन थीटा, ठीक है। और देखो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू के बाई आर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के बाई आर। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, और ये भी क्वेश्चन जो है वर्क एनर्जी थ्योरम पे, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन रीड करते हैं, अ लॉन्ग वर्टिकल लैडर ऑफ मास 100 kg इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, विथ constant speed 3 meter per second. A boy of mass 50 kg is climbing up on ladder with constant speed 5 meter per second with respect to ladder. Work done by the gravity on ladder and boy in 2 seconds are respectively W1 and W2. Value of W1 minus W2. तो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो एक लैडर है, ठीक है, एक लैडर है जो कि बोला जा रहा है नीचे की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि बॉय, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू, तो वेलोसिटी ऑफ लैडर क्या है, -3 मीटर पर सेकेंड हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं नीचे की तरफ है तो, और वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू लैडर ऊपर की तरफ बोला गया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस में वेलोसिटी ऑफ लैडर इज इक्वल टू 5। अगर हम लोग माइनस वेलोसिटी ऑफ लैडर करेंगे तो नेट वेलोसिटी ऑफ बॉय जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, वेलोसिटी ऑफ लैडर -3 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब पूछ क्या रहा है, W1 इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन लैडर एंड W2 इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन बॉय इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो W1 पहले निकालते हैं, W1 इज इक्वल टू mgh। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है mgh। अब उसमें मास हमें पता है, g पता है, h इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें पता है दोनों का, और टाइम पता है 2 सेकेंड के बाद वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लैडर पे, तो 100 इंटू मास इंटू जी इंटू एच, एच इज़ नथिंग बट स्पीड, स्पीड कितना था नीचे की तरफ 3 और टाइम कितना है 2, तो नेट आ रहा है 6000। क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। अब हम लोग W2 निकालते हैं, W2 बॉय पे है और बॉय ऊपर की तरफ जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निगेटिव होगा। तो माइनस में 50 मास जो है इंटू 10 इंटू 2 सेकेंड, और उसका स्पीड भी 2 था, तो यहाँ से आ रहा है 2000 माइनस में 2000 जो,
तो W1 माइनस W2 मतलब 6000 माइनस और माइनस 2000 नेट आता है 8000 तो 8000 जूल या 8 किलो जूल। तो 8 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो तीन प्रॉब्लम्स हो गए और ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो गई है, 10 मिनट्स 20 सेकेंड्स के आसपास। ठीक है, तो 1 आवर में आई थिंक 15 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। लेवल अप होगा अब धीरे धीरे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। अभी तक तीनों क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम लग रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं लगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो 4 क्या बोल रहा है? A 2 kg block is gently pushed from A and it slide down along the fixed smooth circular surface. It is attached spring has a force constant K is equal to 20 Newton per meter. What is the unstressed length of the spring so that it does not allow the block to leave the surface until angle with the vertical is 60 degree. ठीक है, तो हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं बड़ा सा। ये है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे ये स्ट्रेच्ड है। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसको खींचा गया है, ये 2 मीटर का है नहीं स्प्रिंग, इसको खींचा गया है। टू मतलब कि ये कुछ मान लो कि x मीटर होगा, इसको y मीटर खींचा गया है, तब ये 2 मीटर के इक्वल हुआ है। ठीक है, और यहाँ से इसको जेंटली पुश कर दिया गया है बस। ठीक है, और ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और बोल रहा है कि मैक्सिमम वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद ये इस सरफेस को लीव कर जाएगा। ठीक है, तो और मतलब बेसिकली और फिर पूछ रहा है कि अनस्ट्रेस्ड लेंथ बताओ। ठीक है, मतलब नेचुरल लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एनालिसिस करते हैं। जो ये पॉइंट है जहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इस पॉइंट पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो अगर यहाँ पे सरफेस जस्ट लीव करेगा तो नॉर्मल का वैल्यू 0 होगा। तो नेट फोर्स अलोंग द सेंटर, जो सेंटर से नॉर्मल की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, वो नेट फोर्स उस डायरेक्शन में 0 होगा। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो एक mg लगेगा, तो mg का कॉम्पोनेंट mg/2 इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। नॉर्मल उस डायरेक्शन में लग रहा है, तो और मतलब स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा, स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा k इंटू डेल एक्स। ठीक है, मतलब स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? उस डायरेक्शन में। स्प्रिंग फोर्स लगेगा मतलब इस डायरेक्शन में, स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो k डेल एक्स। तो ऐसा बोल सकते हैं k डेल एक्स माइनस में mg/2 इज इक्वल टू, सॉरी mg/2 माइनस k डेल एक्स इज इक्वल टू mv²/r। आई थिंक सही कर रहा हूँ मैं। k डेल एक्स इधर अगर स्ट्रेच्ड है, ठीक है, इधर की तरफ वो भी लगेगा, वो अच्छा सॉरी दोनों ऐड लगे ना, k डेल एक्स भी सेंटर के टुवर्ड्स लगेगा। इधर क्यों लगेगा? ये स्ट्रेच था, अब ये धीरे 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 इधर की तरफ नेचुरल लेंथ की तरफ आ रहा है। तो k डेल एक्स प्लस mg/2 इज इक्वल टू mv²/r। mv²/r, अब v निकालना है हमें, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो एट टॉप काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पे कुछ k होगा, तो हाफ mv² इज इक्वल टू ये कितना है, रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है ऑलमोस्ट, कितना दिया हुआ है? रेडियस नहीं दिया है सर्कल का, हाँ रेडियस 2 मीटर दिया हुआ है ना, तो 2 cos 60 sin 30 1 मीटर, तो ये 1 मीटर का लेंथ है। ठीक है, इज इक्वल टू mg, मास कितना हुआ है? मास दिया हुआ है 2 kg, तो 20। ठीक है, और m कितना है? m है 2 kg, तो m है 2 kg, ये गया। ठीक है, तो v² का वैल्यू 20 आता है, तो ये आ जाएगा v² का वैल्यू 20 इंटू m है 2 एंड रेडियस है 2, तो ये घट गया। तो k डेल एक्स प्लस mg/2 इज इक्वल टू 20, और mg/2 कितना होगा? 10 होगा। तो आई थिंक k डेल एक्स का वैल्यू जो है वो 10 आ रहा है। ठीक है, और k का वैल्यू 20 है, तो डेल एक्स का वैल्यू 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो डेल एक्स का वैल्यू इस पॉइंट पे जो चेंज इन लेंथ है वो 0.5 मीटर हुआ। तो जब टॉप पे था, स्ट्रेस था अपने नेचुरल पोजीशन से, तो वो मतलब तो जो इसका नेचुरल लेंथ आएगा वो 2 माइनस में 0.5 मीटर आना चाहिए। ठीक है, टॉप पे स्ट्रेस था, नेचुरल लेंथ से स्ट्रेस था, जब ब्लॉक लीव किया तो वो नेचुरल लेंथ पे आ गया। तो जो चेंज इन लेंथ है वो 0.5 मीटर आ रहा है। तो स्ट्रेच लेंथ था 2 मीटर, चेंज इन लेंथ आया 0.5 मीटर, तो नेचुरल लेंथ क्या होगा? स्ट्रेच लेंथ माइनस में चेंज इन लेंथ, तो वो हो जाएगा 1.5 मीटर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फोर्स
एफ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस 3xy माइनस 5 जेड जे कैप प्लस 4z k cap is applied on particle. The work done by the force when the particle moves from the point 0,0,0 to the point 2,4,0 on the path shown in the figure is w. Units w by 10 is equal to, ठीक है, तो फोर्स लिखते हैं हम लोग, फोर्स वेरिएबल्स के टर्म में, फोर्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर आई कैप प्लस में 3xy माइनस में 5z जे कैप प्लस 4z के कैप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अगर वर्क डन पूछता है ना तो बेसिक, और ये क्या दिया हुआ है, ये ग्राफ किसका बनाया हुआ है, द वर्क डन विद द फोर्स व्हेन द पार्टिकल मूव फ्रॉम द पॉइंट 0,0,0 टू 2,4,0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मान लो dx आई कैप हुआ है, dy जे कैप हुआ है एंड dz के कैप हुआ है। अब बस एफ डॉट डी एक्स लगा दो, मतलब एक्स आई कैप वाले को डॉट डी एक्स कर दो, जो फोर्स में जे कंपोनेंट है उसको डॉट डी वाई कर दो, और जो जेड कंपोनेंट है फोर्स में डॉट डी जेड कर दो, तो वर्क डन का सिंपल सा आ जाएगा एफ डॉट डी। तो अगर हम लोग इस पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, एक सेकेंड ये क्या खुल गया, ये वाला जो पार्ट है इसको डॉट डी एक्स करना है, ये वाला पार्ट जो है डॉट डी एक्स करेंगे, डॉट डी वाई करेंगे, डॉट डी जेड करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, अगर हम लोग x कंपोनेंट को करते हैं तो x ये क्या है, वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस, नीचे लिखते हैं यार, इधर लिखते हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट लिखते हैं पहले, तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स क्यूब बाई 3 प्लस जेड स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे, x इज इक्वल टू 0 to 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस में 8/3 प्लस में जेड स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 2z स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर एक्स। अब y कंपोनेंट हम लोग देखते हैं, ठीक है, y कंपोनेंट डॉट डी वाई करना पड़ेगा उसके लिए, एक सेकेंड। तो 3xy का हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, जो 3xy स्क्वायर बाई 2 माइनस में 5zy, ठीक है। और y कंपोनेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से 4, तो ये नेट आ जाएगा 4 4 16 8 24x अच्छा, एक गलती किया मैं हमने, देखो जेड कंपोनेंट तो चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो डॉट डी जेड, और एफ में भी जेड कंपोनेंट वाले को कुछ चेंजेस आएंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पहले रफ करो, ये जो पहला आया वर्क डन इन एक्स डायरेक्शन, वर्क डन इन एक्स डायरेक्शन, तो इसमें देखो जेड कंपोनेंट 2z स्क्वायर, इसका तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जेड कंपोनेंट में मतलब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, वाई इज इक्वल टू 2x है, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर इसको एलिमिनेट करो तो 8x स्क्वायर माइनस में 8/3, ठीक है। और x स्क्वायर का वैल्यू 0 से 2 में चेंज हो गया, तो 2 2 4, तो 32 माइनस में 8/3, ये कुछ आया, ठीक है। तो 32 माइनस में 8/3 आएगा 96 माइनस में 8 88/3, ठीक है। अब वर्क डन इन वाई डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग, तो वर्क डन इन वाई डायरेक्शन इज 3xy स्क्वायर बाई 2, 3xy स्क्वायर बाई 2, एंड x का टर्म है x इज इक्वल टू वाई बाई 2, तो अगर हम लोग x इज इक्वल टू वाई बाई 2 रखते हैं तो यहाँ से आएगा 3y³ 4, और y 0 से 4 में चेंज हो रहा है, तो ये 4 से गया 16 32 48, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। अब हम लोग को ऐड कर देना चाहिए सिंपल सा डॉट डी जेड, जेड स्क्वायर बाई 2, जेड तो चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड 48 प्लस 88/3 और बाई 10 करना पड़ेगा,
कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग। अच्छा हम लोग फाइनल आंसर निकाल लेते हैं, फिर जो गलती होगा बाद में असाइनमेंट की तरह समझ लेना उसको। 88/3 तो 24 + 2 144 + 88/3 8 4 32 3 हाथ में 3 3 8 8 12 15 और 252/3 तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है 8 3 24 184 तो 84/10 8.4 आई एम गोइंग विथ ऑप्शन सी क्योंकि मेरा 8.4 आ रहा है, ठीक है, और 8 सबसे नियरेस्ट है तो आई एम गोइंग विथ ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब पार्टिकल ऑफ मास एंड स्लाइड्स फ्रॉम वेस्ट डाउन एन इंक्लाइन प्लेन एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो एक 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं और वहाँ से पार्टिकल जो है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, वहाँ से एक पार्टिकल स्लाइड डाउन हो रहा है। द फोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज ms², ओके, वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन s = 1 मीटर इज v, ठीक है, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स इधर की तरफ इसको लग रहा है m इज मास एंड s इज डिस्प्लेसमेंट ms², ठीक है, इधर की तरफ ये कितना फोर्स लगेगा तो mg sin 30 mg/2, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है आई थिंक, ठीक है, तो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन s = 1 मीटर। तो अगर हम लोग फोर्स के बारे में बात करते तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर mg/2 माइनस में ms², ठीक है, ये नेट फोर्स है इज इक्वल टू एम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं v/dv/dx, यहाँ से m गया, ठीक है, तो v/dv/dx, तो अगर हम लोग v/dv करते हैं तो वो आता है v²/2 और dx कर लेते हैं तो dx उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा gs/2 और ये हो जाएगा माइनस में s³/3, ठीक है। अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, 1 मीटर तक रखना है, तो 1 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट अगर सिंपल सा 1 वैल्यू डाल लो तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1/3, तो नेट v²/2 का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 14/3, तो v² का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 28/3। अब क्या पूछ रहा है, तो इसमें v² का वैल्यू 28/3 डालोगे तो 3/14 इंटू 28/3 ये गया ऑप्शन नंबर 20 करें, ठीक है। तो टोटल 5 क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, ठीक है, इसमें मतलब बेसिकली हम लोग को वेरिएबल्स के टर्म में रखना था। a = v/dv/dx, देखो a = dv/dt भी डाल सकते थे, a = और भी मतलब टर्म्स में हम लोग को देखना था कि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है s² के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हमें एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ dx लिखना होगा, तो a = v/dv/dx, फिर सिंपल सा हमें इंटीग्रेशन करना है 0 to 1 डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अगर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, फोर्स इज इक्वल टू 3t i कैप प्लस 5j न्यूटन j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू हिज डिस्प्लेसमेंट वेरीज एज s वेक्टर इज इक्वल टू 2t² i कैप माइनस 5j कैप, वर्क डन बाई दिस फोर्स इन t = 0 to t = 27। तो वर्क डन का फॉर्मूला बस f.ds डॉट प्रोडक्ट कर दो, खत्म, ठीक है। तो आई कैप को आई कैप के साथ करोगे तो 3 × 2 = 6 t³ और जे कैप को जे कैप के साथ करो तो -25। अब इसको 0 to 2 इंटीग्रेट कर दो, तो 0 to 2 करना है ना, 0 to 2, तो एक बार 2 का वैल्यू डाल दो, 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 6 = 48 -25, और एक बार इसमें 0 का वैल्यू डालो तो 0 डालोगे तो -25 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और ये कट जाएगा, तो 48 इसका आंसर आना चाहिए। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। f.ds, तो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6 t³ माइनस में 25 जे कैप, मतलब -25 हो जाएगा, वो तो ठीक है। तो वर्क डन बाई दिस फोर्स इन t = 0 to t = 2, ठीक है। 8 8 6 = 48 48 माइनस में 25 23 और माइनस में -25 प्लस 25 50।
तो यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर रहा था सिंपल सा बहुत क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ही सिंपल, मतलब तुम लोग भी एग्ज़ाम में कर सकते हो इंटीग्रेशन में, ठीक है। मैं यहाँ पे जब इंटीग्रेट कर रहा था तो पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट करने लगा, ठीक है। मुझे सिंपल सा सिर्फ इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है ना, इसको क्यों, ये तो टी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमें 0 to 2 बस इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वहाँ से आ जाएगा 8 6 48 - 25 23 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन बोल रहा हूँ, जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ब्लॉक ए ऑफ मास 45 kg इज प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक बी ऑफ मास 123 kg। तो ब्लॉक ए है जिसका मास 45 kg है, ब्लॉक बी है जिसका मास 123 kg है। नाउ ब्लॉक बी इज डिस्प्लेस्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट बाय 50 सेंटीमीटर। ओके, 50 सेंटीमीटर ये हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट। ठीक है, ब्लॉक ए मास 45 kg है, ब्लॉक बी मास 123 kg है। नाउ ब्लॉक बी इज डिस्प्लेस्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन 50 सेंटीमीटर। ओके, 50 सेंटीमीटर अगर रिप्लेस करेंगे, अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट पे लाएंगे, ठीक है। फाइनल पोजीशन 50 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट ड्यूरिंग द सेम टाइम ब्लॉक ए जस्ट रीचेस टू द लेफ्ट एंड ऑफ द ब्लॉक बी। ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर शोन इन द फिगर, रेफर टू द फिगर एंड फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए इन ग्राउंड फ्रेम ड्यूरिंग अबव टाइम। तो वर्क डन क्या पूछ रहे हैं, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्या है, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है। ब्लॉक बी का जो पूरा साइज़ है वो 40 सेंटीमीटर है और ब्लॉक ए का जो साइज़ है वो 10 सेंटीमीटर है। बोला जा रहा है कि ब्लॉक बी को डिस्प्लेस किया गया है 50 सेंटीमीटर। तो जब ब्लॉक बी को हम लोग डिस्प्लेस करेंगे 50 सेंटीमीटर, तो ब्लॉक ए जो है इस पॉइंट से उस पॉइंट पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें इस बात को, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता, अगर दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन नहीं रहता तब क्या होता। तो अगर हम लोग, तब उस केस में क्या होता, देखो उस केस में क्या होता मैं बताता हूँ। उस केस में अगर ऐसे है और ये ऐसे है और ये सिर्फ 40 सेंटीमीटर है ना, बात समझो, ये सिर्फ 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको 50 सेंटीमीटर फोर्स लगा के करते तो मान लो कि ये 50 सेंटीमीटर आगे जाता, ठीक है, 50 सेंटीमीटर आगे जाता, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर आगे जाता तो इस पर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लग नहीं रहा था, तो ये यहीं का यहीं रहता, ठीक है। तो जब 40 सेंटीमीटर वाला पार्ट आगे रहता, मतलब बेसिकली जब 40 ये ऐसे जाता, ठीक है, 40 सेंटीमीटर पार्ट, ठीक है, 40 सेंटीमीटर पार्ट, तब ये गिर जाता। लेकिन ये 10 सेंटीमीटर फ्रिक्शनल फोर्स के कारण एक्स्ट्रा चल रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक जस्ट above the larger block, the smaller block move towards right 10 centimeter due to the frictional force between A and B, ठीक है। तो वर्क डन में द फ्रिक्शन पूछ रहा है बिटवीन, द वर्क डन द फ्रिक्शन जो 10 सेंटीमीटर ये ब्लॉक चला ऊपर वाला इनटू में 10 सेंटीमीटर मतलब 1/10 मतलब 100 1/10 मीटर, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स क्या होगा, म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू है 45 kg। अच्छा, म्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ, म्यू का वैल्यू दिया तो हुआ है 0.2 इंटू 0.2, ठीक है, इंटू mg। तो ऊपर वाले ब्लॉक ए का था 450, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्व करें इसको प्रॉपर तो ये और ये गया, ठीक है। आई थिंक 9 न्यूटन तो ऐसे आ रहा है। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम में पूछ रहा है, तो ब्लॉक के फ्रेम में 9 न्यूटन है, ग्राउंड फ्रेम में कितना होगा। ग्राउंड फ्रेम में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसने नेट 40 सेंटीमीटर, जब ये 40 सेंटीमीटर इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँचेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और जब ये 50 सेंटीमीटर जाएगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ब्लॉक कितना मूव किया है, ब्लॉक मूव किया है समझ जाओ इस पॉइंट से लेके
ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर ब्लॉक मूव किया है ना, तो जो भी फोर्स आ रहा है इंटू 2 करेंगे। मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं समझ गया। 18 न्यूटन, ठीक है। और वर्क डन बाई द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए इन ग्राउंड फ्रेम क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा 18। इसका ऑप्शन बी है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले, ये ऑप्शन बी इसका आ कैसे रहा है, ठीक है। तो देखो ब्लॉक बी का जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर था, ठीक है। और ब्लॉक बी को जब हम लोग 50 सेंटीमीटर मूव करवाएं, तो ब्लॉक ए को तो गिर जाना चाहिए था, क्योंकि 40 सेंटीमीटर पे था ना। जब फ्रिक्शन नहीं होता तो 40 सेंटीमीटर जैसे ही क्रॉस करता ब्लॉक बी, ब्लॉक ए गिर जाता, राइट। लेकिन क्या हुआ, गिरा नहीं। ब्लॉक ए स्टिल ब्लॉक बी पे है एट द एंड, ठीक है। तो देखो जब मान लो कि ये 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से जब हम लोग 50 सेंटीमीटर इस ब्लॉक को मूव करवाएं, तो ये वाला, एक सेकंड रुक दो, जब हम लोग इस ब्लॉक को 50 सेंटीमीटर इधर मूव करवाएं तो ये कुछ यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। और इसको तो यहीं गिर जाना चाहिए, लेकिन ये फाइनली फाउंड का हुआ, यहाँ पे फाउंड हुआ, ठीक है। तो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये 10 है और ये भी 10 है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कितना आगे गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट ये 10 और ये 20 सेंटीमीटर आगे गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू एम जी एक्स इज 20 सेंटीमीटर लो, तो 20 सेंटीमीटर 1/5 मीटर आएगा। म्यू का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, एम का वैल्यू 45 kg दिया हुआ है, जी का वैल्यू 10 डालोगे तो नेट वैल्यू 18 आ रहा है। अब ग्राउंड फ्रेम में पॉजिटिव होगा, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 18 न्यूटन आ रहा है। अब ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, ऑन ब्लॉक है तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल क्या हो रहा है, इसको जब नीचे वाले ब्लॉक को राइट साइड लेके गया तो ऊपर वाला ब्लॉक भी राइट साइड गया। कौन लेके गया, तो फ्रिक्शन फोर्स लेके गया, ठीक है। तो 18 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। तो a small block lie on a rough horizontal platform above the center as shown in the figure. The platform is moved in a vertical plane such that it always remain horizontal and the center C moves in a vertical circle with angular velocity omega, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाई 2r. द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लैंक एंड द ब्लॉक डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द प्लेन एनी वे. द रेशियो ऑफ द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक एट पॉइंट पी एंड एस इज ओके। तो ये क्या है, एक प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर ब्लॉक को रख दिया गया है और उसको सर्कुलर मोशन में घुमाया जा रहा है, ठीक है। द प्लेटफॉर्म इज मूव्ड इन अ वर्टिकल प्लेन सच दैट इट ऑलवेज रिमेन्स हॉरिजॉन्टल एंड द सेंटर सी मूव्स इन अ वर्टिकल सर्कल विथ कांस्टेंट। देखो ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाई 2r, ठीक है। द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक एंड द ब्लॉक डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लैंक, मतलब कि प्लैंक और ब्लॉक के बीच में, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इनफ है कि दोनों के डिसकॉन्टैक्ट होने का लिए जो फोर्स लग रहा है उसको ओवरकम कर सके, ठीक है। ओके, तो ठीक है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक एट पॉइंट पी एंड एस। तो पॉइंट पी पे पूछ रहा है एंड पॉइंट एस पे पूछ रहा है। तो पॉइंट पी पे क्या होगा कंडीशन, पॉइंट पी पे ऐसे प्लैंक होगा, ऐसे ब्लॉक होगा, ठीक है। इधर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर लग रहा होगा, ये सेंटर बताया गया, तो इधर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर लग रहा होगा। मतलब लगता क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर लगता नहीं है। तो इधर की तरफ एम जी लग रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हम लोग कर रहे थे, ठीक है। बहुत मतलब ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स इसको लेके गया, ठीक है। बहुत ईजिली बन जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कांटेक्ट फोर्स जो है एट पॉइंट पी एंड पॉइंट एस, ठीक है, इन दोनों का रेशो। तो एट कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, प्लैंक एंड जो भी ब्लॉक है एट पॉइंट पी, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल और नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा, ठीक है। तो एट पॉइंट पी इट इज़ इक्वल टू एम जी ऑनली, ठीक है। एट पॉइंट एस नॉर्मल इधर लग रहा होगा, ठीक है, और एम जी नीचे लग रहा होगा, और एम बी स्क्वायर बाई आर ऊपर की तरफ लग रहा होगा, राइट।
तो एन एस इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर करोगे तो वो आ जाएगा एम जी आर बाई टू, सॉरी एम जी बाई टू, तो 3 एम जी बाई टू। तो रेशियो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक एट पॉइंट पी एन एस। तो यहाँ से आ जाएगा वो पी बाई एस करोगे तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा रूट एक्स बाई 3, 3 to 3 कैंसिल, एक्स का वैल्यू जो है वो 4 आ जा रहा है। आई थिंक मैंने फिर से हगा है, सॉरी गलत किया है। द रेशियो ऑफ नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक एट पॉइंट पी एन एस इज रूट एक्स बाई 3। तो एन पी इज इक्वल टू एम जी एंड एन एस इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एम जी बाई टू, 3 एम जी बाई टू, तो एन पी बाई एन एस इज इक्वल टू 2/3। तो एक्स इज इक्वल टू 4। आई थिंक सही तो किया है। सो मिस्टेक मिल गया मेरे को यहाँ पे। ड्यूरिंग जब हम लोग वो कर रहे थे, एन पी निकाल रहे थे, एन पी किधर है, सॉरी ये दूसरा स्लाइड आ गया। हाँ, तो जब हम लोग एम पी निकाल रहे थे तो इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा ना, इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। तो वहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आएगा वो आएगा रूट अंडर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। यहाँ पे मतलब लाइन से है, दोनों ऐड हो जा रहा है यहाँ पे, मतलब बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। फ्रिक्शन इधर लग रहा है, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो नेट नॉर्मल फोर्स जो होगा रूट अंडर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस में एम वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर का ओवरऑल रूट लग जाएगा। तो वो नेट नॉर्मल फोर्स आएगा एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट एस नॉर्मल फोर्स जो है वो एम जी प्लस एम जी बाई 2 आ जा रहा है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो रूट 5 एम जी बाई 2 आ जा रहा है। अब हम लोग एन पी रूट 5 एम जी बाई 2 आ गया, एन एस 3 एम जी बाई 2 आ गया। तो अगर हम लोग रेशियो लेते हैं, एन पी बाई एन एस बोल रहा था, तो रूट 5/3 आएगा। तो बेसिकली एक्स का वैल्यू 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज कीप्ड ऑन अ फिक्स्ड वेज एंड रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए, इट फॉल ऑन ग्राउंड एट पॉइंट बी, ओके। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट सी बिकम्स हॉरिजॉन्टल, ओके। फाइंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ऑल सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस। तो ये एक फिक्स वेज है, यहाँ पे जो है ये फिक्स वेज है और यहाँ से ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि यहाँ पे आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो एम जी एच बाई 2 इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं हम लोग। वी इज इक्वल टू रूट जी एच आ रहा है और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा रूट 2h बाई जी, क्योंकि वर्टिकल जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो 0 है, इंटू रूट जी एच करोगे तो 2h बाई जी इंटू जी एच, ये जी से जी गया, यहाँ से आ गया रूट 2h, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेंज आर ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऑल सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस, ठीक है। तो ये रूट 2h आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। तो व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 11 टेल्स, the system is released from rest with spring initially in its natural length, ठीक है। if mass of the block m is equal to 10 kg and spring constant is equal to 100 Newton per meter, then maximum extension in the spring is, okay। तो maximum extension in the spring पूछ रहा है अगर हम लोग पूरे सिस्टम को छोड़ देते हैं तो, राइट। तो देखो हम लोग अगर हम लोग को याद है तो मैंने पहले एक इस पे वीडियो बनाया था कि अगर स्प्रिंग और टेंशन दोनों लगा रहेगा, ठीक है, स्प्रिंग और टेंशन दोनों लगा रहेगा तो पहले स्प्रिंग फोर्स लगता है फिर टेंशन लगता है, या पहले टेंशन लगता है या फिर स्प्रिंग फोर्स लगता है, वो मैं कंफर्म करके बताता हूँ, ठीक है। तो एक तो अगर यहाँ पे एक होता है, अगर ये मान लो तो पहले अगर स्प्रिंग फोर्स एक ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है और ये स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, ठीक है, और इधर कुछ नहीं है, इधर स्प्रिंग है और ये इधर टेंशन है और इधर स्प्रिंग है, ठीक है। और इधर से इसको फोर्स लगाया जा रहा है, इधर की तरफ लेफ्ट राइट की तरफ खींचा जा रहा है, ठीक है।
और ये टेंशन है इधर, ये फिक्स है, ये मतलब ये रोप है और ये स्प्रिंग है और ये ऐसे ब्लॉक है और इधर फ्री टू मूव है और इधर फोर्स लगाया जा रहा है राइट साइड। तो बेसिकली पहले स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स अपना मैक्सिमम फोर्स लगाएगा, देन टेंशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर स्प्रिंग फोर्स और टेंशन साथ में लग सकते हैं तो सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स अपने मैक्सिमम फोर्स तक लगेगा, देन टेंशन लगना स्टार्ट होगा। तो इस केस में हम लोग वर्क डन बाय टेंशन जीरो, मतलब ये कहेंगे वर्क डन बाय टेंशन को हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ही पहले मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, और अगर ये एक्स डिस्प्लेस होता है तो ये स्प्रिंग जो होता है ऑब्वियस सा बात है, ये पता होगा कि ये ऊपर की तरफ 2x डिस्प्लेस होगा। ठीक है, सॉरी ये नीचे की तरफ 2x डिस्प्लेस होगा। तो सिंपल सा हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 2x है, तो हाफ के 4x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mgx। ठीक है, x गया, ये हो जाएगा 2kx, तो 200x इज इक्वल टू mg, m इज़ 10 तो 100 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो क्या बोल रहा है मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, तो 2x, तो 2 इंटू 1/2 1। यहाँ पे मतलब ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ पे पूछ सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की वर्क डन बाय टेंशन हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका एक बात अच्छे से समझ लो कि अगर कोई ब्लॉक है, ठीक है, उससे स्ट्रिंग भी कनेक्टेड है और स्प्रिंग भी कनेक्टेड है, मतलब रोप भी कनेक्टेड है और स्प्रिंग भी कनेक्टेड है और एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो पहले स्प्रिंग फोर्स लगेगा, पहले स्प्रिंग अपना पूरा कोशिश करेगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन तक जाएगा। ठीक है, फिर रोप टेंशन लगाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12? तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ब्लॉक स्टार्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v ऑन अ रफ सरफेस अंडर द एप्लीकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स F। ठीक है, फ्रॉम K to L। ठीक है, एट L इट्स स्पीड becomes 3v and force F is removed found that it stops at M। ठीक है, if x1 by x2 is 8/27 and friction force acting on the block is F क्या है ये, एक सेकंड जूम करने दो, F। ठीक है, then F/FF is। ठीक है, तो एक ब्लॉक है जिसको K to L F फोर्स लगा के लेके गया, उसका स्पीड K to L में V2 3v हो गया। ठीक है, एंड एट L इट्स स्पीड बिकम्स 3v एंड फोर्स F, देन L पे आने के बाद जो फोर्स कंटिन्यूस लग रहा था उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, एंड फाउंड देन स्टॉप्स एट M। ठीक है, x1 by x2 8/27 दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स पूरी जगह लग रहा है। ठीक है, तो F माइनस में फ्रिक्शनल फोर्स, ये नेट फोर्स हो गया K to L में। ठीक है, K to L में इज इक्वल टू M इंटू ए, M इंटू ए, और A को क्या लिख सकते हैं v/dv/dx। तो v/dv/dx इज v²/2 और चेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये चेंज हो गया v से 3v तक, और नीचे क्या हो जाएगा dx क्या है x1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। F माइनस में फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 9v² माइनस में v² 8v², तो 4mv² बाई x1। और अगर हम लोग उधर बात करें तो सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ma/dv/dx, mv/dv/dx, और dv क्या हो रहा है 3v से 0 हो जा रहा है, तो 9v² हो जाएगा। ठीक है, v/dv/dx v²/2 और dx x2 हो जा रहा है। तो f का वैल्यू अगर हम लोग बात करें फ्रिक्शनल ऐड कर देंगे 4mv² बाई x1, तो डिवाइड मारते हैं। हाँ, अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो f माइनस में फ्रिक्शन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू 4/x1 इंटू 9/2 इंटू x2, और यहाँ पे दिया हुआ है x1/x2 इज 8/27, तो 4/9 और इधर हो जाएगा 8/27, ये 2 टाइम्स कट गया, ये 9 3, तो 3/2, तो 2f माइनस में 2 फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 3 फ्रिक्शनल। ठीक है, तो 5 फ्रिक्शनल फोर्स, 5 इंटू फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या पूछ रहा है f बाई फ्रिक्शनल फोर्स, f बाई फ्रिक्शनल फोर्स इज 5/2 एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज F। देन यहाँ पे 2 दिक्कत कर रहा है, एक सेकंड 2 का कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है मैं फिर से देख लेता हूँ। तो F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ma/dv/dx v²/2
तो 9 8 v² 4 m v1², यहाँ सब सही है, बाई x1, फिर x1 यहाँ तक है, x2 वहाँ तक है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम वी डी वी बाई डी एक्स डी वी v²/2 9v²/2 x2, तो f माइनस फ्रिक्शनल बाई फ्रिक्शनल f 4/9 और ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे x1 ऊपर x2 चला जाएगा, ठीक है। तो 8/9 और इधर आ जाएगा x2/x1, x2/x1 हो जाएगा 27/8, तो 27/8, अच्छा यहाँ पे गलत हुआ है ना। 27/8 अगर हम लोग x2/x1 को करेंगे तो ये 3 आएगा ना नेट में, ये 3 आएगा और ये 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 3 आएगा, तो 4 फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू f, तो f बाई फ्रिक्शनल फोर्स 4 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अब 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है, कंसिडर पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग विद अ मास ऑफ ऑन द एंड, द मास इज हेल्ड विद द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल एंड देन इज रिलीज, द मास स्विंग्स डाउन एंड देन ऑन इट्स वे बैक अप, द स्ट्रिंग इज कट एट पॉइंट पी व्हेन। ये सेम क्वेश्चन है, ऊपर एक मैंने क्वेश्चन करवाया, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें वो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। मैं अब मतलब रिपीटेड वही क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने वाला क्यों ही कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, ये कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। इन द सोन फिगर ब्लॉक ए एंड बी आर ऑफ मास 1 kg एंड ईच surfaces are all smooth, spring constant is 60 Newton per centimeter, the system is in equilibrium, the minimum mass of block C, for which when the block C suddenly remove the block A leaves the contact, so blocks A leaves the contact, block A leaves the contact, okay, from support, okay, from support, तो ब्लॉक ए सपोर्ट से लीव कर दें, ठीक है। मतलब इस पे जो फ्रिक्शनल, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स तो लग नहीं रहा, मतलब जो इधर फोर्स लगेगा, ब्लॉक ए का मास कितना है, ब्लॉक ए का मास है, ब्लॉक ए का मास कितना है 1 kg है ना, तो 10 sin 37 3/5, इधर 6 न्यूटन लग रहा था, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स इधर कुछ लग रहा था, ठीक है। ये कंप्रेशन है तो इधर लग रहा होगा, तो जैसे ही सी को रिमूव करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स को 6 न्यूटन होना पड़ेगा, तो इसको 6 न्यूटन होना पड़ेगा, इधर की तरफ भी 6 न्यूटन लगेगा। और इधर पहले लग रहा था m+6 इंटू मतलब mg, जो भी है mg साइन 3/5 इंटू 10 करेंगे तो हम लोग मतलब 6m + m लग रहा था, 6m + m। अच्छा मैं देखता हूँ उस क्वेश्चन को, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। अब box of mass m is initially at rest on horizontal surface, a constant horizontal surface force mg/2 is applied on the box directed to the right, the coefficient of friction changes with time, ठीक है, where x is the distance from initial location, for what distance is the box pushed until it comes to rest again। तो एक ब्लॉक ऑफ मास m था, ठीक है, ये m मास का एक ब्लॉक था, ठीक है, और कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स mg/2, तो इधर mg/2 फोर्स लग रहा था, और इधर जो फ्रिक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है, म्यू इज इक्वल टू μ0 इंटू एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल लोकेशन, फॉर वॉट डिस्टेंस इज द बॉक्स पुश्ड अंटिल इट कम्स टू रेस्ट अगेन, ठीक है। तो मान लो कि कुछ वाई डिस्टेंस चला तब जाके ब्लॉक रुक गया, तो वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक में 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट पे जाके रुक जा रहा है, तो mg/2 इंटू वाई या इंटू एक्स मान लेते हैं,
डी एक्स लेंथ मान लेते हैं, डी एक्स लेंथ बाद जाके वो रुक जाता है और ये हो जाएगा म्यू नॉट एक्स, ठीक है, इनटू में एम जी डी एक्स। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एम जी एक्स स्क्वायर बाई टू और ये हो जाएगा एम जी एक्स बाई टू। तो ये टू गया, ये एम जी गया, ये एक्स स्क्वायर एक्स गया। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू जो आता है 1/μ आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है ना। एम जी बाई टू इंटू एक्स इज इक्वल टू म्यू एम जी एक्स स्क्वायर बाई टू और टू गया, एक्स गया, तो एक्स का वैल्यू आता है 1/μ। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड। मैंने कुछ क्वेश्चंस को छोड़ा है, ठीक है, एक से या दो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से बन रहा था और एंगल का कंपोनेंट या वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इन सब से प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। जेई मेंस में जो लास्ट के प्रॉब्लम्स थे वो थोड़े टफ हो गए थे। जेई मेंस में ऐसे प्रॉब्लम्स आते नहीं है यूजुअली, ठीक है, लेकिन हमें जेई मेंस से थोड़ा अप लेवल पे जाना पड़ेगा, तब जेई मेंस के प्रॉब्लम ईजिली हम लोग एग्जाम टाइम में ड्यूरिंग प्रेशर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था, और मैंने 2 प्रॉब्लम छोड़े हैं, उसको एज ए असाइनमेंट तुम लोग ले सकते हो, ठीक है, सॉल्व करो। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।